नमस्कार दोस्तों, आज हम लेके आए हैं केमिस्ट्री ऑफ फायर की तीसरी क्लास। पहली दो क्लासों में अपन ने पढ़ लिया था आग के बारे में। आग क्या होती है, आग की रासायनिक अभिक्रिया और आग के प्रकार, आग के लिए मूलभूत आवश्यकताएं, आग बुझाने के सिद्धांत और आग फैलने के सिद्धांत। उसके बाद में अपन ने पढ़े आग के स्तर। इसी कड़ी में हम आगे पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री ऑफ फायर का तीसरा पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे अणु क्या होता है, परमाणु क्या होता है और पदार्थ के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ते पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, एक ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस। मतलब जो कोई भी पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार में पाए जाते हैं, या तो वो ठोस फॉर्मेट में होंगे, या लिक्विड में होंगे, या गैस में होंगे। तो वो ठोस को अपन सॉलिड कहते हैं, इसको लिक्विड कहते हैं और इसको गैस कहा जाता है। अब देखो, सबसे पहली बात आती है कि पदार्थ कहते किसे हैं, पदार्थ होता क्या है। तो वायुमंडल में कोई भी उपलब्ध कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, दूसरा जिसका बाहर होता है, स्थान घेरती है और दूसरा जिसका बाहर होता है, मतलब वजन होता है, वह पदार्थ कहलाती है। वह क्या कहलाती है, वह पदार्थ कहलाती है। मतलब वायुमंडल में उपस्थित कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती हो, मतलब जिसका आयतन हो, और जिसका बाहर हो, वह क्या कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस में देखो सॉलिड्स आते हैं। अब ठोस, अब एक को लेके अपन थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको। देखो ठोस की क्या विशेषताएं होती है। देखो प्रत्येक पदार्थ होता है वो छोटे छोटे कणों या अणु कह सकते हैं, या तत्वों से मिलकर बना होता है। तत्वों से मिलकर बना होता है। अब सॉलिड फॉर्मेट में क्या होता है कि ये जो कण होते हैं, या जो अणु होते हैं, या जो तत्व होते हैं, वो पास पास होते हैं, या कह सकते हैं कि घनिष्ठ होते हैं। पास पास होते हैं या घनिष्ठ होते हैं। दूसरी परिभाषा अगर देखो तो ठोस पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है। मतलब इनका आकार भी होता है और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अगर ठोस पदार्थों को दबाया जाता है तो ये बिखर जाते हैं। अब ठोस पदार्थ होते कौन कौन से, जैसे लकड़ी हो गई, कोयला हो गया, ये सब होते हैं जो ठोस पदार्थ की कैटेगरी में आते हैं। दोबारा देखो, सॉलिड, ठोस, लकड़ी, कोयला आदि जो मतलब कठोर होते हैं, ठोस होते हैं, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बना होता है, पदार्थ बना होता है। इसकी क्या विशेषता होती है कि ठोस पदार्थ के जो कण या अणु या जिस तत्व बोलते हैं बहुत पास पास होते हैं, या मतलब कह सकते हैं कि आपस में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कोई पदार्थ है तो इसमें इस तरीके से ठोस पदार्थ में जो पदार्थ के कण होते हैं किस तरीके से रहते हैं, इस तरीके से रहते हैं आपस में। तो इस तरीके से इसमें ठोस पदार्थ के जो कण होते हैं आपस में मिले हुए रहते हैं। दूसरा, इनका आकार व आयतन निश्चित होता है, और ठोस पदार्थों को जब दबाया जाता है तो ये बिखर जाते हैं। अब इसके बाद में आता है दूसरा, ठोस के बाद में दूसरा फॉर्मेट आता है, वो है द्रव, तरल जिसको कहते हैं, या जिसको कहते हैं लिक्विड। देखो ये जो होते हैं द्रव, इनमें क्या होता है, ठोस पदार्थों की तुलना में इसके अणु कम घनिष्ठ होते हैं। कहने का मतलब है ठोस पदार्थों के अणु ज्यादा घनिष्ठ होते हैं, तो द्रव पदार्थ के कण उससे थोड़े कम, मतलब थोड़े दूर दूर होते हैं। इसका आयतन तो निश्चित होता है, इसका आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि देखो इसको किसी भी बर्तन में डाला जाएगा उसी का आकार ले लेता है। अगर आप इसको जैसे ऐसे किसी
बर्तन में डाल दिया तो यह आकार ले लेगा, इसको ऐसे बर्तन में आप जार में डाल दिया तो ये इसका आकार ले लेगा, लेकिन इसका आयतन निश्चित होगा। मान लो 1 लीटर पानी है तो वो इसमें 1 लीटर ही होगा, और इसमें भी डालोगे तो आयतन तो उसका 1 लीटर होगा, लेकिन आकार में परिवर्तन हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, और आकार इसका निश्चित नहीं होता। और ये क्या करते हैं, ये पदार्थ बहने में सक्षम होते हैं, मतलब बहते हैं। तो जैसे ही ठोस किसी भी द्रव पदार्थ मतलब पानी उसकी बूंद जमीन पे डालेंगे, डालते क्या होगा, ये बहने लग जाएगी। बल्कि ठोस पदार्थों में ऐसा कभी नहीं होता। इसमें एग्जांपल के लिए दे सकते हो आप, जैसे पानी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब इसके एग्जांपल में होते हैं। अब इसके बाद इसका तीसरा फॉर्मेट लेंगे अपन। ठोस हो गया, द्रव हो गया, उसके बाद में आता है गैस। देखो ठोस व द्रव की तुलना में, ठोस व द्रव की तुलना में इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत छोटे अणु दूर दूर होते हैं। कहने का मतलब है, देखो ये 3 है, इसको मैं ठोस दे देता हूँ नाम, ये हो जाएगा द्रव और ये हो जाएगा आपका गैस। अब देखो अगर ठोस पदार्थ है तो वो इस तरीके से उसके अणु होते हैं, और इधर अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से, तो बीच में जगह होती है, लेकिन एक दूसरे से सटे हुए रहते हैं। अब इसमें आएंगे तो ये देखो यहाँ पे 2 हैं, फिर ये यहाँ हो गया, फिर ऐसे हो गया, मतलब घनिष्ठ नहीं होते उतने ज़्यादा। और इसमें जब बात करेंगे तो इस तरीके से दूर दूर होते हैं। ये फर्क होता है ठोस, द्रव और गैस में, जो बनावट होती है उसके अंदर। अब देखो जो गैस पदार्थ, गैस का न तो कोई, इसका न तो आयतन निश्चित होता है और न ही आकार निश्चित होता है। नहीं तो आयतन निश्चित होता है, नहीं आकार निश्चित होता है। और इसको क्या किया जाता है, अत्यधिक मात्रा में कंप्रेस किया जाता है, किया जा सकता है। कंप्रेस का मतलब होता है दबाया जा सकता है। देखो जैसे आप अपन देखते हैं कोई भी छोटा सिलेंडर होता है, जैसे ये सिलेंडर है, अगर इसके अंदर गैस भरनी है तो कैसे भरी जाएगी, कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल दी जाएगी, और जब कभी जरूरत होगी तो जैसे अपन ढक्कन खोलेंगे तो ये दाब से बाहर आएगी क्योंकि इसको दबा के इसमें भरा गया है। इस तरीके से ये 3 पदार्थ थे अपने, सॉरी पदार्थ की अवस्था 3 थी, ठोस, द्रव और गैस, जिसको अपन ने जाना। एक बार वापस मैं आपको बता देता हूँ। इनका तुलनात्मक अध्ययन देखो, जैसे एक ठोस हो गया, एक द्रव हो गया और एक ही गैस हो गया। ये होगी पदार्थ की 3 अवस्थाएं। इसमें क्या होते हैं, पदार्थ के अणु क्या होते हैं, घनिष्ठ, इसमें ठोस से कम घनिष्ठ, और इसमें दोनों से भी कम घनिष्ठ होते हैं। फिर देखो इनका आकार प्लस आयतन दोनों क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इसका केवल आयतन निश्चित होता है, और इसके दोनों ही क्या होते हैं, आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ के आकार व आयतन निश्चित होता है, द्रव पदार्थ में केवल आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, और गैस में दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ये बिखर जाता है कब, जब इसको कंप्रेस किया जाता है, और ये अत्यधिक कंप्रेस किया जाता है। अत्यधिक कंप्रेस किया जाता है। ये थे अपने पदार्थ की 3 अवस्थाएं। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं अणु, परमाणु और पदार्थ के प्रकार। पहले बात कर लेते हैं अपन परमाणु की। देखो वो जो सबसे छोटा कण होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है। और परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है। परमाणु से मिलकर अणु का निर्माण होता है, और जो पदार्थ बनता है वो अणु से मिलकर ही बनता है। अणु से मिलकर किसका निर्माण होता है, पदार्थ का निर्माण होता है।
तो सबसे छोटा कण परमाणु होता है, फिर उस परमाणु मिलके अणु बनाते हैं और अणु मिलके किसको निर्माण करते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब देखो एक ही तरह, अब पदार्थ कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के होते हैं। पहला जैसे सरल पदार्थ है, एक ही प्रकार के अणु व तत्वों से मिलकर बनने वाला पदार्थ सरल पदार्थ कहलाता है। एक ही प्रकार के अणुओं व तत्वों से मिलकर बनने वाला पदार्थ सरल पदार्थ कहते हैं। ये क्वेश्चन अपने पिछली एग्जाम 2016 में आया हुआ है। इसके बाद में अपना आता है, देखो मतलब यौगिक कह सकते हैं या जटिल भी कह सकते हैं। जटिल पदार्थ तब दो या दो से अधिक प्रकार के अणु या तत्वों से मिलकर बनने वाला पदार्थ जटिल पदार्थ कहलाता है। देखो सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु, परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं, अणु से मिलकर पदार्थ बनते हैं। और जब एक ही प्रकार के अणु तत्वों से मिलकर जो कोई पदार्थ बनता है तो वो सरल पदार्थ कहलाता है। और दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों या अणु से मिलकर बनने वाला पदार्थ यौगिक या जटिल पदार्थ कहलाता है। तो सरल पदार्थ है, इसकी डेफिनेशन दी गई थी लास्ट एग्जाम में, पूछा गया था कि एक ही प्रकार के अणु तत्वों से मिलकर बनने वाला पदार्थ कौन सा होता है, जिसमें यौगिक था, जटिल था और सरल का ऑप्शन था, जिसमें अपना आंसर क्या था, सरल इसका सही आंसर था। तो ये तो था अपने पदार्थ के बारे में कि पदार्थ की अवस्थाएं तीन होती है, ठोस, द्रव, गैस, उनमें क्या क्या इनमें विशेषताएं होती है वो अपन ने जान ली। इसके बाद में पदार्थ के प्रकारों के बारे में अपन ने जान लिया, सरल और यौगिक या जटिल। अब अपन बात करते हैं, पदार्थ की बात होगी, उसके बाद अपन बात करते हैं ताप की। अपन बात करेंगे ताप की। ताप को अपन उष्मा भी कह सकते हैं और वैसे इसको हीट भी कहते हैं। ये हो गए ताप के। अब देखो ताप होता क्या है। देखो उष्मा इसको बोल रहा हूँ, उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। उष्मा क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो पदार्थ के परमाणु में काइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। जो काइनेटिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखो काइनेटिक ऊर्जा का मतलब होता है, सॉरी काइनेटिक मूवमेंट उत्पन्न करती है, मतलब गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। अब देखो गतिज ऊर्जा का क्या मतलब होता है कि जैसे मान लो ये कोई पानी से भरा हुआ कोई भी बाल्टी, कोई भी बर्तन है, जब इसको गर्म किया जाएगा, क्या किया जाए, गर्म किया जाएगा, तो इसमें जो पानी है अपन देखते हैं कि ऐसे अपन को लगता है कि ऐसे जाता है। और ये जो होता है मूवमेंट, ये रैंडमली मूवमेंट होता है, रैंडमली मूवमेंट होता है ये। मतलब कहने का मतलब क्या, पानी की जो मतलब जो कण होते हैं, जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो आपस में एक चारों तरफ मूवमेंट करते हैं, जब उसको ताप मिलता है, ऊर्जा मिलती है। इसके बाद में आती है देखो ताप की इकाइयाँ। ताप की इकाइयों में देखो पहला होता है कैलोरी, फिर आती है BTU, ब्रिटिश थर्मल यूनिट। इसके बाद में आता है जूल। इसके बाद में आता है जूल। अब इसमें थोड़ा आगे पढ़ते हैं अपन, इसी के आगे। देखो अगर एक क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, ताप की SI इकाई क्या होती है। पहले क्वेश्चन आया था ताप की SI इकाई क्या होती है, तो इसका आंसर होता है जूल। क्या होता है, जूल। मतलब ताप की SI इकाई जूल होती है। अब देखो वन BTU बराबर 252 कैलोरी होती है, और 1 कैलोरी बराबर
4.18 जूल होता है। तो ये माप अपन को क्या करने, ध्यान में रखने। और 1 BTU बराबर 1055 जूल होता है। ठीक है, तो ये अपनी ताप की इकाइयाँ हो गई, मतलब 1 BTU 252, 1 कैलोरी बराबर 4.1, ये दोनों अपन को ध्यान में रखने हैं। इसके बाद में देखो आता है तापमान। ये ताप की बात हो गई, ताप की इकाइयाँ ध्यान में रखनी। ऐसा इकाई क्या होती है, जूल होती है, और BTU जूल और कैलोरीज की इकाई मात्रक होते हैं। अब इसके बाद में बात आती है तापमान की। तापमान का थोड़ा सा टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा चैप्टर है। तापमान आखिर होता है क्या, देखो तापमान होता है किसी भी पदार्थ की, देखो किसी भी पदार्थ की ताप या ऊष्मा के माप की मात्रा तापमान होती है। मतलब कोई भी पदार्थ है उसका जो ताप की माप है वो क्या कहलाती है, तापमान कहलाती है। अब देखो जैसे अपन किसी पदार्थ को छूते हैं तो कोई पदार्थ गर्म महसूस होता है तो कोई ठंडा महसूस होता है, तो एक गर्म और ठंडा उसका क्या है, तापमान है, और इसी को तापमान कहा जाता है। अब देखो तापमान की इकाइयाँ होती है सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन। ये चार क्या होती है, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, र्यूमर और केल्विन, ये ताप की 4 इकाइयाँ होती हैं। जिसमें तापमान की होती है, तापमान की SI इकाई केल्विन होती है, और ताप की SI इकाई जूल होती है। मतलब ये जो है वो तापमान की हैं, और ताप की क्या क्या थी, कैलोरी थी, BTU थी और जूल, ये 3 थी ताप की, और ये हैं तापमान की इकाइयाँ। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे, आगे के चैप्टर के लिए मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।